तो सबसे पहले इधर लिखना बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी रहता है क्या है, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स से हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्लांट 1 है एंड यहाँ पे क्या है, एक प्लांट 2 है। ओके, अब प्लांट 1 में हम लोग कुछ इसके फायदे लिखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास प्लांट 1 में जो फ्रूट है, ये क्या रहता है, सबसे पहले इट इज टेस्टी। नेक्स्ट क्या है, इसका न्यूट्रिशन जो लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल इट इज क्या, वेरी हाई। ओके, एंड लेट्स से हमारे पास एक प्लांट 2 है। प्लांट 2 जो है, इसमें क्या है, सबसे पहले चीज, इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, क्वांटिटी इसमें क्या, ये प्लांट में बहुत हाई रहता है। सेकेंड, ये प्लांट में और एक फायदा है, इट इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बैक्टीरिया एक्स वाई जेड से क्या है, रेजिस्टेंट है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, पहले मैं वो समझाता हूं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लांट है, प्लांट 1, इसका जो ये क्वालिटी है, और हम लोग क्या करेंगे, प्लांट 2 का जो क्वालिटी है, दैट इज ये दो क्वालिटीज को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, एक प्लांट 3 बनाएंगे। अब ये जो प्लांट 3 है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज रहेगा, तो इसमें क्वालिटी रहेगा, जो फ्रूट रहेगा वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले टेस्टी रहेगा। सेकंड क्या है, इसका न्यूट्रिशन भी क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। प्लस ये फ्रूट में क्वांटिटी, मतलब ये जो प्लांट रहेगा इसमें क्वांटिटी भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। एंड ये क्या रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा, किससे, बैक्टीरिया से। ओके, तो ये तीन क्या हो गए, फायदे हो गए। अब ये कैसे किया जाता है, अब क्या प्लांट 1 में हम लोग क्या करते, वो जीन को चेक करते। ठीक है, अभी जीन और डीएनए क्या है, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लांट 1 में क्या किया जाता है, ये जो जीन है जिससे ये फ्रूट टेस्टी और न्यूट्रिशन इसका लेवल हाई रहता है, वो जीन को हम लोग क्या करते, ये प्लांट में से क्या करते, सेपरेट करते। सेकेंड, प्लांट 2 में ये जो जीन है जो क्वांटिटी हाई करता है और जो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया से, इसको हम लोग क्या करते, निकाल देते। एंड हम लोग क्या करते, एक ऐसा प्लांट बनाते जिसमें क्या रहेगा, ये तीनों जीन्स रहेगा। तो यही जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है, हम लोग हाइब्रिड्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड्स में क्या रहता है, दो स्पीशीज का सबसे बेस्ट जीन्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते और हम लोग एक नया प्लांट को बना देते। सबसे पहले चीज। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो प्लांट है हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए दो टेक्निक्स है। एक हम लोग करते हैं जीन थेरापी करते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये दो के मदद के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, ये प्लांट 3 बना सकते हैं। ये जो प्लांट 3 रहेगा, ये हम लोग क्या रहेगा, हाइब्रिड क्रॉप या फिर हाइब्रिड प्लांट रहेगा, या इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं। इसका दूसरा नाम रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, तो यहां तक आई होप किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना। तो सबसे पहले लिखना, प्लांट्स विथ न्यू एंड better characteristics in addition to natural ones can be created। जैसे हमने यहाँ पे पिछले बार जो एग्जाम्पल था इसमें देखा था, जो हमारा प्लांट 3 था, इसके पास प्लांट 1 एंड प्लांट 2, इन दोनों का क्या था, सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया और बेटर क्रॉप बना सकते हैं इसके थ्रू। ओके, अब
यहां पे हम लोग के चेंजेस कैसे ला सकते हैं, तो लिख सकते हो दीज चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय आर्टिफिशियल genetic changes and hybridization. Okay, this लिखना, this is known as biotechnology. ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे मतलब इसको प्रोसेस किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जिनका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड जो सेकंड है इसका नाम है टिश्यू कल्चर। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या मतलब इससे फायदे, मतलब एडवांटेजेस। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे फर्स्ट ए लिखना, प्लांट्स विच कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। अब यूजुअली होता है क्या है, जब भी ना क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आता है तो प्लांट का ग्रोथ पे क्या करता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का मीनिंग क्या है, जैसे कि कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट हो गया या बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, या फिर कोई मतलब एकदम क्लाइमेट ड्राई हो जाता है या एकदम क्लाइमेट वेट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से प्लांट्स में क्या होता है, वो इनडायरेक्टली उसको क्या करता है, प्लांट्स को इफेक्ट करता है। ओके, तो हम लोग जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं तो ये जो प्लांट्स बनते हैं ये क्या रहता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को अच्छे से क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट बी वाला पार्ट, अब बी में क्या है, वैक्सीन प्रोडक्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे अगर अगर आपने नोटिस किया रहेगा, मतलब पहले जब वैक्सीन सब बनाना रहता है तो इसके लिए यूजुअली क्या लगता था, ऑलमोस्ट 5 to 6 years का टाइम लग जाता था। अब जब रिसेंट का जो पैंडेमिक हुआ था, वहां पे वैक्सीन 2 to 3 months के अंदर ही क्या किया गया, बनाया गया। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को जाता है। फिर जो सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये सी वाला पार्ट किसमें काम आता है, कैंसर रिसर्च में। ओके, अब ये कैंसर रिसर्च है क्या। अब यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग का मतलब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है विच इज ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है। अब ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली होता कैसे है, हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक से वजह से होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स में वो ब्रेस्ट कैंसर का अगर जीन रहेगा तो क्या होता है, वो पास ऑन होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन की ओर। अब डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, ये जीन को आइडेंटिफाई करते, जो क्या करते हैं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर को क्या करते हैं, कॉज करता है। अब होता है क्या एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे साइंटिस्ट या डॉक्टर्स क्या करते, ये जीन्स को क्या करते, आपके जेनेटिक कोड में क्या करते, आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते। अगर ये जेनेटिक कोड आप में प्रेजेंट है तो चांसेस है आपको भी क्या हो सकता है, फ्यूचर में चांसेस है कि आपको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर लेट्स से ये जीन आपके बॉडी में है नहीं, तो चांसेस क्या है कि आपके लाइफ टाइम में आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस नहीं। तो जेनेटिक रिसर्च आपको क्या करता है, कैंसर रिसर्च मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज बी वाला पार्ट, कॉन्जेनिटल डिजीजेस। कॉन्जेनिटल डिजीज। ओके, अब एक कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है, अब ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब बहुत सारे डिजीज रहते हैं जो हमारे बॉडी में जीन्स के चेंजेस की वजह से आता है। अब एक जो है, दिस इज वेरी कॉमन, विच इज डाउन सिंड्रोम।
फिर दूसरा एक रहता है प्रोजेरिया। तो ये डिजीज का आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन थेरापी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक आप लिख लेना, और एक चाहे तो एक और लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन एंड ऑर्गन्स। ओके, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मतलब कोई बर्न्ट विक्टिम रहता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसका स्किन क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ओके, तो उसको क्या न्यू स्किन का जरूरत रहता है। तो ये न्यू स्किन हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, आर्टी मतलब टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड जो है दैट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। अब देखो बहुत जन जैसे कि जिनको ऐसा किडनी का प्रॉब्लम रहता है या लिवर का प्रॉब्लम रहता है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, आइदर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बहुत जन रहते हैं जिन लोग क्या रहते हैं, ब्लाइंड रहते हैं, तो उनको आई ट्रांसप्लांट करना रहता है। ओके, तो ये सब अभी यूजुअली क्या होता है इंडिया में, ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड जो कंसेप्ट है बहुत मतलब कम फैला हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, उनको ऑर्गन का बहुत मतलब ऐसे एक नीड रहता है, जो क्या रहता है उनको बहुत मतलब जैसे एक किडनी मतलब जिसको ये डायलिसिस कंटिन्यूसली करना पड़ता है, उनको किडनी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो लोग को क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मिनिमम 1 to 2 years तक वेटिंग रुकना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे, ये ऑर्गन्स का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, मतलब ऑर्गन्स का क्या रहता है, डोनर्स बहुत लेस रहता है इंडिया में स्पेशली। तो हमें क्या करना है, ये ऑर्गन्स बनाना है। तो ऑर्गन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन ये जो प्रोसेस रहता है ये एकदम स्लो और बहुत कॉस्टली है। एंड दूसरा चीज क्या है, ऑर्गन डोनेशन में एक जो प्रॉब्लम होता है, क्या होता है ना, जब एक नया ऑर्गन आपके बॉडी में आता है तो आपका बॉडी कभी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। तो ये ऑर्गन डोनेशन का कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करके क्या कर रहे हैं, इस पे एक कमांड या एक मतलब बोल सकते हैं एक बेटर टेक्नोलॉजी मतलब ला रहे हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ये सब है। तो आप चाहे तो लिख के कुछ भी डाउट्स रहेगा। टिश्यू कल्चर, इसमें लिखो एक्स वीवो ग्रोथ of cells or tissue in aseptic and nutrient rich medium is called tissue culture. ओके, अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले चीज एक्स वीवो का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे, लेट से प्लांट का हम लोग क्या कर रहे, एक टिश्यू को प्लांट से निकाल के इसको क्या कर रहे, आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर रहे, ग्रो कर रहे। या फिर लेट से हमारा जो बॉडी है, बॉडी में से हम लोग क्या कर रहे, एक टिश्यू को निकाल के हम लोग क्या कर रहे, उसको आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वीवो ग्रोथ। तो यहाँ पे लिख सकते हो ग्रोथ विच डज नॉट रिक्वायर मेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में लिख सकते हो रिमूविंग tissue from a plant and growing it in a test tube. ओके, एसेप्टिक, एसेप्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज नो बैक्टीरिया, नो पैथोजेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेप्टिक बोलते हैं। न्यूट्रिएंट रिच मतलब क्या है, प्लांट्स के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या लगता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट रखते हैं जहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स भी बहुत है एंड पैथोजेंस भी क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ओके, अब ये एक्स वीवो ग्रोथ को किसमें किया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज डन इन सॉलिड, लिक्विड
or gel like medium from agar which supplies nutrients and energy for tissues. तो आपने नोटिस किया रहेगा, देखो बहुत सारे जो जेनेटिक मतलब स्पेशली बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें ना इस पे किया जाता है, एक ऐसे डिश टाइप रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्री डिश बोलते हैं। तो साइंटिस्ट आपने देखा रहे वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉपर को क्या करते हैं, एक ड्रॉपर को इस पे से पर्टिकुलर सा ड्रॉप्स लोग स्प्रे करते हैं। फिर ये मतलब ये पेट्री डिश को लोग क्या करते हैं, एक फ्रिज के अंदर रखते हैं या फिर एक सॉल्यूशन के अंदर इसको क्या करके डुबा के रखते हैं। यही चीजों को आप क्या बोलते हो, इस पे ना क्या जो सॉल्यूशन जो रहता है ना, यही सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, अगार सॉल्यूशन बोलते हो। ये अगार सॉल्यूशन क्या करता है, ये बैक्टीरिया या टिश्यू को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सीधा तक लिख लेना। तो लिखना चेंजेस इन एग्रीकल्चर ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए, हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले चीज लिख सकते हो जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। GM crops are produced by introducing changes in DNA of crops artificially. अब इससे क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स में डिफरेंट जो प्लांट्स के स्पीशीज है उसके सबसे बेस्ट क्वालिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ला सकते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कंटिन्यू करना, तो इसमें लिखो यूजफुल कैरेक्टर्स are introduced in these crops. Okay, अब next, that is second point. अभी सेकंड पॉइंट क्या है, अब देखो इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो रहते हैं इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो हम लोग जब जीएम क्रॉप्स बनाते तो ये जीएम क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट कंडीशन जैसे कि हैवी रेनफॉल या नो रेनफॉल, ये कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो जीएम क्रॉप्स कैन इजीली विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, wet and dry famine, and can grow in adverse environment. तो ये कुछ फायदा है इसका। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट क्या है, जीएम क्रॉप्स जो रहते हैं ना ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या, इंसेक्ट्स, ये करता है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये क्या प्लांट्स के लिए क्या एकदम सा हार्मफुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जीएम क्रॉप्स जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, रेजिस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंट मतलब क्या, इन पे इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स रहेंगे ये क्या रहेगा, क्वांटिटी में भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फार्मर्स को लॉसेस भी क्या होएगा, बहुत लेस होएगा। सेकेंड फायदा क्या है, जीएम क्रॉप्स को पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब आप केमिकल्स प्लांट पे अगर कम लगाओगे तो क्या होएगा, आपको भी वो क्रॉप्स हार्मफुल नहीं रहेगा। जो ये है स्पीशीज है जैसे कि बर्ड्स के स्पीशीज जो क्रॉप्स पे फीड करते हैं उनको भी हार्मफुल नहीं रहेगा। तो ये जीएम क्रॉप्स का थर्ड एडवांटेज है। तो यहाँ पे लिख सकते हो GM crops are resistant to insects, pests, pathogens,
etc. Therefore, they do not require pesticides and harmful chemicals. इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज, अब देखो यहाँ पे जीएम क्रॉप जो रहता है, इनके वजह से क्या होता है, यूजुअली क्या होता है जब फार्मर्स जब बहुत सारे सीड्स डालते हैं, लेट्स से एक फार्मर है जो क्या करता है 10,000 सीड्स को क्या करते हैं अपने फार्म में डालता है, तो उसमें से क्या होता है ऑलमोस्ट सिर्फ 2,000 टू लेके 3,000 ही सीड्स क्या होते हैं स्प्राउट होते हैं या उसके थ्रू क्रॉप बनता है। अब इससे वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स रहेगा इसका क्वांटिटी क्या रहेगा, लेस। जीएम क्रॉप्स का फायदा क्या है, इससे जो प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है ये क्या रहता है बहुत ज्यादा रहता है। इससे क्या होता है फार्मर्स क्या कर सकते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड प्लस इससे क्या होता है फार्मर्स को अच्छा से प्रॉफिट होता है। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ क्रॉप्स भी क्या होता है इससे मिनिमाइज होता है। अब लॉस ऑफ क्रॉप्स किसकी वजह से होता है फार्मर्स को, बेसिकली पेस्ट की वजह से होता है। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज के वजह से होता है। तो ये दो के वजह से लॉस ऑफ क्रॉप्स भी क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। इससे क्या होगा, फार्मर्स का प्रॉफिट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यूज ऑफ सीड्स ऑफ जीएम क्रॉप्स helps to minimize loss of crops. अब इसके एग्जाम्पल्स में आप चाहे तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स में मेज में आप लिख सकते हो मॉन 810, मॉन 863। राइस केस में आप लिख सकते हो गोल्डन राइस। ओके, अब गोल्डन राइस और नॉर्मल राइस में मतलब क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल राइस रहता है ना, दोनों राइस के क्वांटिटीज में दोनों में क्या रहता है, बीटा कैरोटीन रहता है। ओके, ये बीटा कैरोटीन किस में हेल्प करता है, हम लोग को विटामिन ए के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जो गोल्डन राइस रहता है इसमें बीटा कैरोटीन का जो क्वांटिटी है इट इज 23 टाइम्स मोर देन नॉर्मल व्हाइट राइस। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपके बॉडी में विटामिन ए का जो सिंथेसिस रहता है ये क्या रहता है, हाई रहता है। किसकी वजह से, गोल्डन राइस की वजह से। ठीक है, तो चाहे तो ये लिख भी सकते हो कि बीटा कैरोटीन क्या रहता है गोल्डन राइस में 23 राइस क्या रहता है, ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। ये सब के बारे में हम लोग अगले साल पढ़ेंगे, दैट इज 10th चैप्टर, आपको 10th स्टैंडर्ड में साइंस 2 में। और इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉटन। अब कॉटन में दैट इज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बीटी कॉटन। ओके, अब बीटी कॉटन में बीटी का फुल फॉर्म क्या है, इट इज बैसिलस thuringiensis। ओके, अब होता है क्या एग्जैक्टली, कॉटन जो रहता है ये किस में ग्रो होता है, ऐसे पॉड्स में ग्रो होते हैं। ठीक है, कॉटन का क्या रहता है, पॉड्स रहता है। अब क्या होता है, ये जो बॉलवर्म्स रहते हैं, बॉलवर्म्स क्या है, कॉटन क्रॉप के लिए क्या एक पेस्ट है जो क्या करता है, कॉटन क्रॉप को खराब करता है। अब ये क्या करता है, ये बॉलवर्म्स ये कॉटन पॉड्स को क्या करते हैं, फीड करता है, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो कॉटन क्रॉप से क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अब बैसिलस थेरेंजेनेसिस, ओके, अभी बैसिलस थेरेंजेनेसिस क्या रहता है, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो क्या रहता है, बॉल वर्म्स के लिए क्या है, पॉइजनस है। तो सपोज लेट से एक बॉल वर्म एक कॉटन पॉड को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो जैसे ही वो कॉटन को खाएगा वो क्या इंजेस्ट करेगा, बैसिलस थेरेंजेनेसिस, उसको क्या करेगा, उसको भी खा लेगा। अभी बैसिलस थेरेंजेनेसिस क्या है, एक पॉइजन है, किसके लिए, बॉल वर्म्स के लिए। और इसकी वजह से क्या होएगा, जो बॉल वर्म्स है ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो ये कॉटन का फायदा रहता है। जैसे इसमें याद रखना हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक बैक्टीरिया ऐड करते हैं जिसका नाम है बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ठीक है, जो क्या रहता है, पॉइजन रहता है, किसके लिए, बॉल वर्म्स के लिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो ये सब साइंस 2 में है अगले से। तो हेडिंग डालना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे फर्स्ट जो फायदा है, तो आप लिख सकते हो, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी मत लिखना, लाइक यू कैन राइट बायोटेक्नोलॉजी स्लैश टिश्यू कल्चर, ऐसा रहा था, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। ओके, अब टिश्यू कल्चर की वजह से क्या क्या फायदा होता है, तो यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू टिश्यू कल्चर क्रॉप्स एंड प्लांट्स bearing flowers and fruits on a large scale and excellent quality can be produced। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे एक नॉर्मल जो प्लांट रहता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं रहता है, लेट से उसमें से ज्यादा क्या होएगा, एक या दो फ्लावर ग्रो होएगा, या फिर एक फ्रूट का ट्री है, उससे मैक्स टू मैक्स 10 to 15 फ्रूट्स ही एक ईयर में ग्रो होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फायदा क्या है, ये क्या करेगा, क्वांटिटी को क्या करता है, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग एक ही प्लांट से क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40 फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं, या 100 to 200 फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले टिश्यू कल्चर का फायदा है। इसके बाद सेकेंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा जो फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट है, ये हम लोग छोटे टाइम में क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। लेट्स से एक अल्फांसो मैंगो का ट्री है, इसको ग्रो करने को नियरली कितना रहता है, 2 to 3 मंथ्स लगता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, लेस टाइम में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ले सकते हो, फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी ब्रॉट अबाउट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर थर्ड क्या है, अब यूजुअली क्या होता है, जो भी फ्लावर्स का जो ग्रोथ होता है, याद रखना, फ्लावर्स का जो ग्रोथ होता है किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन क्या रहता है, तो फ्लावर्स के ऊपर टाइनी टाइनी क्या रहते हैं, पाउडर लाइक पार्टिकल्स रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन। तो लेट से उस पे हनी बी या हमिंग बर्ड, ये सब इसके ऊपर आते हैं, तो होता है क्या है, उसके फेदर्स पे या उसके फर पे ये पोलन क्या होता है, स्टिक हो जाता है। यही बी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे क्या जाता है, जाते रहता है, एंड ये पोलन ग्रेन क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फ्लावर्स का क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेकेंड जो है दैट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड्स रहता है, सीड्स का जो मूवमेंट रहता है और सीड्स के थ्रू जो ग्रोथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। वापस रिपीट करता हूं, पॉलिनेशन में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स होता है, किसके वजह से, पोलन ग्रेन्स के वजह से। जर्मिनेशन में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है, किसके वजह से, सीड्स के वजह से। तो लेट्स से हमारे पास ये दो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन टिश्यू कल्चर में हम लोग बिना पॉलिनेशन एंड बिना जर्मिनेशन के भी क्या कर सकते, ग्रोथ ला सकते, किसमें, प्लांट्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, प्लांट्स कैन बी ग्रोन on a large scale without help of pollination and germination। थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ एडवांटेज, तो यहां पे लिख सकते हो, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड by genetical modification are resistant to bacteria and pest। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इसका हम लोग जब टिश्यू कल्चर करते हैं, उसके थ्रू जो प्लांट्स बनते हैं वो वायरस फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड
by meristem tissue can be are virus free, लिखो are virus free. ओके, नेक्स्ट जो फायदा है, लेट्स से एक प्लांट है जो क्या एकदम रेयर है एंड क्या एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसका नेचर में ज्यादा ग्रोथ होता नहीं है एंड 5 से 6 साल में ये जो प्लांट का स्पीशीज है क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. टिश्यू कल्चर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रेयर प्लांट है या एंडेंजर्ड प्लांट है, इसका हम लोग क्या ला सकते हैं, आर्टिफिशियली ग्रोथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज क्या रहेगा, एक्सटिंक्ट होने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो यहां पे लिख सकते हो प्लांट्स विच आर रेयर एंड endangered can be protected from extinction. तो ये 5 पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, अब एग्री टूरिज्म क्या रहता है. ओके, अब देखो हम लोग जो सिटी पीपल है, ठीक है, हम लोग एक सिटी में रहते, एक सबब में रहते, तो हम लोग ज्यादा करके ऐसे ट्रीज जो रहते हैं, जैसे कि फ्रूट वाले ट्रीज, फ्लावर वाले ट्रीज जो रहते या प्लांट्स रहते, इसका हम लोग फील्ड्स हम लोग के एरिया में तो नहीं है. तो जैसे कि हम लोग जाते का महाबलेश्वर में, तो महाबलेश्वर में आपको पता है वहां पे स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन है. फिर बहुत जन सुला विनयार्ड्स में जाते, जैसे नासिक में, वहां पे क्या रहता है, ग्रेप का क्या रहता है, फार्म्स रहते. फिर इसके बाद अगर आप नागपुर में जाओगे तो वहां पे चिक्कू एंड ऑरेंज का फार्म्स रहता है. फिर आप कभी हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में जाओगे, वहां पे क्या रहता है, एप्पल्स के क्या रहते हैं, ट्रीज रहते. तो ये सब क्या है, स्पेशली जो सिटी पीपल रहते, उनको क्या है, इसका एडवांटेज मिलता है. ऑफकोर्स आपको ये सब सिटी में नहीं मिलेंगे, तो आपको ये सब जगह पे जाके ये सब एक टाइप ऑफ प्लेजर मिलता है ये सब देखने में. ओके, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्री टूरिज्म बोलते हैं. एग्री टूरिज्म में होता है क्या, जैसे कि जो प्लांट्स रहते हैं या जो फ्लावर्स रहते हैं या जो फ्रूट्स के जो ट्रीज रहते हैं, इसका क्या रहता है, फील्ड्स रहता है. ठीक है, तो लोग क्या करते, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करते, एंड प्लस क्या है, उनको क्या लगता है, बहुत नॉलेज मिलता है ये सब ट्रीज के बारे में, उन लोग देख के उनको एक टाइप ऑफ लाइक एक एक्साइटमेंट मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, जो उनको सिटी में नहीं मिलता. वो लोग ये एरिया में जाके क्या कर सकते हैं, वो प्लेजर को हासिल कर सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्री टूरिज्म. अब एग्री टूरिज्म में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग मेडिसिनल and fruit trees are grown on a large scale. इसमें लिख सकते हो by growing such plants fully sufficient agrotourism can be done. एग्जाम्पल में चाहे तो लिख सकते हो बटरफ्लाई गार्डन and fields of grapes, mangoes,